आपको तो पता ही होगा, हिरोशिमा और नागासाकी में यूरेनियम और प्लूटोनियम से परमाणु बमों के कारण हुई विनाशकारी तबाही के बारे में। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया गया था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया गया था। इन बमों ने जापान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। यूरेनियम से दो तरह की तबाही हो सकती है, एटम बम और एनवायरमेंटल पोल्यूशन। परमाणु विपन में यूरेनियम के विखंडन से प्रोड्यूस एनर्जी का यूज करते हैं, जिससे पावरफुल धमाका और रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन यूरेनियम मिनरल से होता है, जिससे मिट्टी और पानी में यूरेनियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। परमाणु बम में यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238 का विखंडन एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। यह एनर्जी एक शक्तिशाली विस्फोट का कारण बनती है। यूरेनियम विखंडन से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलते हैं, जो हवा, पानी और मिट्टी में फैलते हैं। इन रेडियो एक्टिव पदार्थों के संपर्क में आने से लोगों को कैंसर, फर्टिलिटी में कमी और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। परमाणु बम से निकलने वाली गर्मी आसपास के इलाकों में आग लगा सकती है और लोगों को जला सकती है। आपको तो पता ही होगा, हिरोशिमा और नागासाकी में यूरेनियम और प्लूटोनियम से परमाणु बमों के कारण हुई विनाशकारी तबाही के बारे में, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई थी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया गया था। इन बमों ने शहरों में भयानक विनाश और लाखों लोगों की मौत की, जिनमें से अधिकांश पहले दिन ही मर गए थे। हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय बम की विस्फोटक क्षमता 15,000 टन TNT के बराबर थी। इस बम ने शहर के लगभग 70% बिल्डिंग्स को नष्ट कर दिया था। 1945 के अंत तक अनुमानित 1,40,000 लोग मारे गए थे और कईयों को कैंसर जैसी अन्य घातक बीमारियां हो गई थी। जबकि नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन बम की विस्फोटक क्षमता 21 किलोटन थी। इस बम ने भी शहर में बहुत विनाश किया और लगभग 80,000 लोगों की जान गई। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर जल्दी ही समाप्त हुआ। इन बमों ने जापान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। तो आइए अब जानते हैं यूरेनियम की खोज कैसे हुई। यूरेनियम की खोज 1789 में क्लाप्रॉट से हुई। उसने नए एलिमेंट का नाम कुछ वर्ष पहले ज्ञात यूरेनस प्लैनेट्स के आधार पर यूरेनियम रखा। इस खोज के 52 साल के बाद पेलिगाट ने 1841 में यह प्रदर्शित किया कि क्लाप्रॉट द्वारा खोजा गया पदार्थ यूरेनियम टेट्राक्लोराइड के पोटेशियम द्वारा सब्लिमेशन से यूरेनियम तैयार की। 1896 में हेनरी बेक्वेरेल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। उसके रिसर्च में पता चला कि यह गुण यूरेनियम के सभी कंपाउंड्स तथा कुछ अन्य यूरेज में भी प्रेजेंट है। इन इंस्पेक्शन के फलस्वरूप ही पिचब्लेड ऑरेज से रेडियम की ऐतिहासिक खोज संभव हो सकी। यूरेनियम पृथ्वी की संपूर्ण ऊपरी सतह पर फैला हुआ है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी की पपड़ी में यूरेनियम की मात्रा लगभग 1014 टन है। इस प्रकार इसकी मात्रा लगभग 1 ग्राम रॉक में 4 × 10⁻⁶ होगी। इसकी मात्रा एसिडिक रॉक जैसे ग्रेनाइट में अधिक और बेसिक रॉक जैसे बेसाल्ट में कम रहती है। समुद्री जल में भी यूरेनियम उपस्थित है, लेकिन समुद्री जल में इसकी मात्रा रॉक में उपस्थित मात्रा का 1/2000वां भाग है। इतने विस्तार में फैले होने के पश्चात भी इसके केवल 2 मुख्य ओरे ज्ञात हैं, एक पिचब्लेड और दूसरा कार्नोटाइट। पिचब्लेड गहरे नीले काले रंग का ओरे है, जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। कार्नोटाइट मेनली पोटेशियम और यूरेनियम की जबली वैनेडेट ज्ञात होता है। न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स के कारण यूरेनियम अत्यधिक उपयोगी एलिमेंट्स हो चुका है। इसका उपयोग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में हुआ है। इस रिएक्शन में 235 लोड नंबर वाला आइसोटॉप्स उपयोगी प्रूफ हुआ है। अनकंट्रोल्ड स्टेट में इस रिएक्शन द्वारा भयंकर विस्फोट हो सकता है, जैसा कि परमाणु बमों में हुआ है। कुछ रिएक्टरों में साधारण यूरेनियम, जिसमें 235 आइसोटॉप 0.71% हो, उपयोग में लाया जाता है, परंतु अनेक रिएक्टरों में एनरिच्ड यूरेनियम काम में लाते हैं।
भारत में यूरेनियम की खान अभी तक 2006 जादूगोड़ा में सक्रिय है। इसके अलावा भारत में कई और हिस्सों में यूरेनियम पाया गया है, लेकिन उन स्थानों पर माइनिंग नहीं हो रहा है। भारत की एकमात्र यूरेनियम की खान जादूगोड़ा झारखंड, जो कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंहभूम झारखंड के अधीन है।